वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आबा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 6 जो हमारा है वो साझेदारी फर्म का विघटन या समापन, जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। 10 नंबर में 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए। तो वो 4 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप बहुत अच्छे से करें। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। और इसके अलावा 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में आपको और में भी एक क्वेश्चन दिया होता है, हर क्वेश्चन के और में आपको एक क्वेश्चन। तो मतलब इस तरह से इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन हो गए, बट मार्किंग उनकी वही रहेगी 6। आप ये क्वेश्चन करें या उसके और वाला क्वेश्चन करें या फिर जो भी दिया गया है सम वो करें। तो अभी हम देख रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके जो वेरी शॉर्ट हैं, जिनका आपको 2 से 3 लाइन में उत्तर देना है, इससे ज़्यादा में इसका उत्तर नहीं देना है। पहला क्वेश्चन है, साझेदारी के समापन से आपका क्या आशय है? जब फर्म के सभी साझेदार व्यापार को और आगे नहीं करना चाहते हैं, जब वो फर्म को बंद करना चाहते हैं, अपनी साझेदारी को खत्म करना चाहते हैं, तो वो साझेदारी का समापन हो गया। ये सिंपल से वर्ड्स में इसका आंसर है। इसके बाद है, साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय है? साझेदारी फर्म के समापन में जब फर्म के सभी साझेदार मिलकर फर्म को बंद करना चाहते हैं तो वो फर्म का समापन माना जाता है। और साझेदारी का समापन जो होता है वो किसी साझेदार के निवृत्ति पर होता है, मतलब उसकी साझेदारी खत्म होती है लेकिन फर्म चालू रहती है। जबकि फर्म के समापन से क्या होता है, साझेदारी भी खत्म हो जाती है और फर्म भी खत्म हो जाती है। सूचना देकर एक फर्म का विघटन कब संभव है? जब सभी साझेदार आपस में सहमत हों या साझेदारी ऐच्छिक हो, तो सूचना देकर लिखित में साझेदारी का समापन किया जा सकता है। फर्म के समापन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। फर्म के समापन पर नंबर 1 वसूली खाता खोला जाता है, नंबर 2 साझेदारों के पूंजी खाते, नंबर 3 साझेदारों के चालू खाते, साझेदारों के ऋण खाते और रोकड़ या बैंक अकाउंट। इस तरह से कुल 5 खाते हैं जो साझेदारी के समापन पर खोले जाते हैं। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन। साझेदारी के विघटन के कारण लिखिए। अब साझेदारी के विघटन के क्या कारण है? जब फर्म का व्यवसाय निरंतर लॉस में जा रहा हो, जब कोई साझेदार पागल हो गया हो, जब साझेदारों में आपस में मतभेद हो गया हो, तो साझेदारी फर्म का समापन हो सकता है। साझेदारी फर्म के विघटन के प्रभाव लिखिए। जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो क्या होता है? जब साझेदारी का विघटन होता है तो फर्म समाप्त हो जाती है। इस फर्म की जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं उनका पहले भुगतान करना होता है। जो भी फर्म ने अपने समय में लेनदारों को पैसा लिया है वो उसको भुगतान करना होता है। जो साझेदारों का ऋण है उसका भुगतान करना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें उसको क्लियर करना होती हैं। साझेदारी फर्म के बाद हिसाब किताब का निपटारा कैसे किया जाता है? सबसे पहले तीसरे पक्षकार को भुगतान किया जाता है और भुगतान सबसे पहले लाभ में से किया जाता है। लाभ में से भुगतान करने के बाद भी अगर कोई लायबिलिटी बचती, अगर कोई दायित्व बचता है तो फिर उसका भुगतान साझेदारों की पूंजी से किया जाता है ना। इस तरह से इसका पूरा निपटारा किया जाता है। सबसे पहले तीसरे पक्षकार को दिया जाता है, फिर साझेदारों का ऋण दिया जाता है। उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो वो साझेदारों को उनकी पूंजी के रूप में वापस किया जाता है। वसूली खाते का प्रारूप मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया है, तो वो आप ज़रूर देखें। उसमें जितनी भी असेट्स हैं उनको पुस्तकीय मूल्य पर डेबिट साइड में लिखेंगे और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनके पुस्तकीय मूल्य पर उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके अलावा संपत्तियों को बेचने से जो रुपया आएगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा और जो दायित्वों का भुगतान होगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई अलिखित संपत्ति मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी उसका भुगतान, और अगर इसी तरह से अलिखित संपत्ति है तो वो वसूली खाते के क्रेडिट साइड में लिखकर आपको उसकी लाभ या हानि निकालनी है। तो ये था वसूली खाते का प्रारूप, जिसके लिए आप आगे के पहले वाले वीडियोस देखें। अब है हमारा साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर समझाइए। अब साझेदारी का जो विघटन होता है उसमें साझेदार फर्म से अलग होता है, उसकी साझेदारी खत्म होती है, फर्म समाप्त नहीं होती है। जबकि फर्म के विघटन में क्या होता है कि साझेदारी भी समाप्त हो जाती है और फर्म भी समाप्त हो जाती है।
अब साझेदारी के विघटन पर क्या होता है, साझेदारी के समापन पर पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है, जबकि फर्म के विघटन पर वसूली खाता खोला जाता है। इसके बाद है फर्म के विघटन की रीतियां। फर्म के विघटन की मैंने आपको 2 रीतियां बताई थी, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना और न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा। इन दोनों विधियों से फर्म का समापन हो सकता है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ऐच्छिक साझेदारी, अगर ऐच्छिक साझेदारी है तो सभी साझेदार एक दूसरे को नोटिस देकर उसको समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद अनिवार्य समापन, अगर कोई साझेदार पागल हो जाता है, कोई आपस में मतभेद हो जाते हैं, जब फर्म का व्यवसाय निरंतर हानि में जाता है, तो ये सब दशाएं हैं न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना। और न्यायालय के हस्तक्षेप में जब कोई साझेदार फर्म के साथ कोई दुराचरण करता है, जब फर्म का कारोबार अवैध हो जाता है, तो ये सब कारण है जब न्यायालय ये समझता है कि किसी भी फर्म को बंद कर देना ही ठीक है, तो वो फर्म के समापन के आदेश दे सकता है। इसके बाद वसूली खाता क्या है, फर्म के विघटन पर इसमें कौन कौन सी मदें लिखी जाती है। वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है जो फर्म के समापन पर खोला जाता है। इस खाते में संपत्ति और दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर दर्शाया जाता है। उसके बाद उनको बेचने से जो राशि प्राप्त होती है और दायित्वों का जो भुगतान होता है वो इसमें दिखाया जाता है। और इसके अलावा भी अलिखित संपत्ति, अलिखित दायित्व, उनका भी इसमें लेखा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर बताइए। पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के किसी भी साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु या प्रवेश पर होता है, जबकि वसूली खाता फर्म के समापन पर खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन में कई बार बनाया जाता है, जबकि वसूली खाता फर्म के जीवन में सिर्फ एक बार बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन में संपत्ति और दायित्वों के जो खाते हैं वो खुले रहते हैं, जबकि वसूली खाते में संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद हो जाते हैं। पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ होता है वो पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में दिया जाता है, जबकि वसूली खाते का जो लाभ या हानि है वो सभी साझेदारों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में दिया जाता है। तो ये था वसूली खाते और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम की दृष्टि से IMP हैं, तो इनको आप ज़रूर याद करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। थैंक यू।